क्या हर गांठ कैंसर होती है? बहुत सारे रीजंस हैं। कैंसर कभी भी एक रीज़न की वजह से नहीं होता। जैसे फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर्स होना, एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी का कैंसर होना, देन कोलोन यानी आंत का कैंसर होना। अदर फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन यंगस्टर्स, और सिर्फ जो लोग स्मोकर्स नहीं हैं उनमें भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। दूसरा, आपकी बॉडी आपको क्या सिम्टम्स दे रही है। एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है वेट लॉस, दैट इज़ ऑल्सो वन सिम्टम। कॉन्स्टिपेशन को लाइटली नहीं लेना है। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है लंग के कैंसर होने का। उनके लिए भी ये खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तेल को लेकर अक्सर कहा जाता है कि जो तेल हम लोग खाने में यूज़ करते हैं वो एक बहुत बड़ा कॉज कैंसर का हो सकता है। यस, वो रिस्क फैक्टर हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर को लेकर जिस तरह की वैक्सीन आजकल चर्चा में है, कुछ लोग उसे ये बता रहे हैं कि वो आपको सेहत देने की बजाय बल्कि आपकी सेहत को बिगाड़ भी रही है। तो ये क्या एक्चुअल में पाइल्स ही होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि वो लोग पाइल्स की दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कैंसर भी है। लोग मिसट्रीट होते रहते हैं जिनको लंबे समय से पाइल्स होता है, मीन्स लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, निप्पल के ऊपर कोई अल्सर है, निप्पल के ऊपर खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर एक सुपरफिशियल एब्रेजन भी बन गया है, वो भी कैंसर का संकेत। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर ब्रेस्ट। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है प्रोटीन पाउडर खरीदते समय। एक तो ब्रांड अच्छा होना चाहिए, सस्ता। अगर कोई प्रोटीन पाउडर आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि वो नकली है। एक स्कूप प्रोटीन पाउडर डेली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए या हाफ टी स्पून ऑफ क्रिएटिनिन आप लेंगे, उससे आपको कुछ भी हार्म नहीं होने वाला है। आजकल युवाओं में हम देखते हैं कि एनल सेक्स एंड ओरल सेक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से एनल कैंसर यानी लैट्रिन के रास्ते का कैंसर या फिर मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया है। देन एक्सपोजर टू, बच्चों में आजकल मेकअप और परफ्यूम्स बहुत जल्दी एक्सपोजर हो रहा है, क्योंकि इनमें एंडोक्राइन मिमिकर्स होते हैं जो कि आपके हार्मोन्स को मिमिक कर सकते हैं। एक बहुत खास सवाल आपसे लेना चाहूँगी डॉक्टर वर्तिका। वो पेशेंट जो कैंसर के हैं, उन्हें किस तरह की प्रिकॉशंस अपनी ट्रीटमेंट के दौरान रखनी चाहिए? अगर आप वजाइना एरिया को आप लिक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके मुंह में एचपीवी का रिस्क बढ़ रहा है। यही एक आजकल के यंग मेल्स में मुंह के कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। सिम्टम्स मैं बताती हूँ, जैसे मेनोपॉज यानी आपके पीरियड्स खत्म हो गए, उसके बाद आपको स्पॉटिंग हो रही है या पीरियड्स हो रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है, इट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट 19 में, और आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो आज बात होगी आपकी हेल्थ की, खासकर उन लोगों की जो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, अपनी बीमारियों को इग्नोर करते हैं। और एक बात जान लीजिए, कोई भी बीमारी एकदम से नहीं होती। ये दबे पांव ज़रूर आती है, लेकिन आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है। बात करेंगे उन सभी वार्निंग्स की जो आपका शरीर आपको देता है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं। आज मेरे साथ है मेरी खास मेहमान, जो है देश की जानी मानी ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर की डॉक्टर वर्तिका विश्वानी। डॉक्टर वर्तिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड आई होप कि आज के पॉडकास्ट के बाद लोगों को नॉलेज मिलेगी और जो उनके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर पाऊंगी। बिल्कुल, तो आज की बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं होगी, वो वार्निंग्स होंगी, वो साथ ही आपके लिए सिग्नल्स होंगे, और साथ ही आपके लिए कहीं ना कहीं शॉक भी होगा कि आप किस तरह से अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज आपको मिलेंगे कई अलार्मिंग सिग्नल्स। डॉक्टर वर्तिका, जैसे कि हमने खुद भी अपने व्यूअर्स को कहा कि हम लोग अक्सर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते, या ये कहिए कि हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आज के टाइम की मैं बात करूं तो मैं देख रही हूं कि यूथ में, यंगस्टर्स में कैंसर एक बिल्कुल आम बीमारी की तरह से हो गया है। हाँ, इट हैज़ बिकम क्वाइट कॉमन, काफ़ी कॉमन हो गया है। बहुत सारे रीजंस हैं। कैंसर कभी भी एक रीज़न की वजह से नहीं होता, इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डाइट। डाइट एंड ओबेसिटी हैव नाउ बिकम द कॉजेज ऑफ कैंसर इन यंग पॉपुलेशन। तो जैसे फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर्स होना, एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी का कैंसर होना, देन कोलोन
यानी आंत का कैंसर होना, तो एंड पैंक्रियाज ऑल्सो। सो दीज आर फ्यू कैंसर्स जो कि रिलेटेड हैं आपके वज़न के साथ, आप किस तरह का खाना खाते हो उसके साथ। अभी एविडेंस भी आ रहा है कि यंग फीमेल्स हु आर लेस देन 40 उनमें कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, एंड इट इज़ बीइंग रिलेटेड टू द प्रोसेस्ड फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग राइट नाउ, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट्स में जो अवेलेबल फूड होते हैं, जो हम पैकेज्ड फूड खरीदते हैं, उसकी वजह उससे लिंक किया जा रहा है। देन other factors are increasing incidence of alcohol and smoking in youngsters, और सिर्फ जो लोग स्मोकर्स नहीं हैं उनमें भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग, हम बात करते हैं एक्टिव स्मोकिंग की, हाँ जो स्मोकर है उसमें लंग कैंसर होगा, ऐसे भी लोग आते हैं जो बोलते हैं मैंने तो कभी स्मोक ही नहीं किया। सो आम बीमारी नहीं बोलूँगी, बट हाँ इंसिडेंस बढ़ गया है। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि हम लोग ज़्यादा अवेयर भी हो गए हैं, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमारी डाइट और हमारी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, हमारी बॉडी बनी इसलिए थी कि हम काम करें, एक्टिव रहे, लेकिन अब हम सीडेंट्री हो गए हैं और वर्क प्रेशर इतना हो गया है। कई लोग नाइट शिफ्ट्स में भी काम करते हैं, प्रॉपर स्लीप साइकिल नहीं है। सो स्ट्रेस, ईटिंग हैबिट्स और ये सारे फैक्टर्स अक्यूमुलेट होके आपको कैंसर करा सकते हैं, बिकॉज कैंसर इज़ नॉट जस्ट वन फैक्टर, इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल। डॉक्टर वर्तिका, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, यूजुअली हम लोगों को देखते हैं कि अल्कोहल और स्मोकिंग एक फैशन ट्रेंड है, ये कि साथ ही चलता है, ये एक्चुअल में कितना रिस्की और डेंजरस है? सो देखिए, अल्कोहल स्मोकिंग उसके लिए तो डेंजरस है ही जो करता है, बट स्मोकर के साथ जो उसके फ्रेंड्स बैठते हैं, दे बिकम प्रोन टू पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग मतलब जो स्मोक दूसरा बंदा एक्सहेल कर रहा है बट आपके लंग्स में जा रही है, सो वो हार्मफुल केमिकल्स आपके लंग को भी डैमेज करते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग आजकल पार्टी में माहौल ऐसा ही होता है कि आप अल्कोहल भी ले रहे हैं और साथ में पीयर प्रेशर में आके स्मोकिंग भी करते हैं बच्चे। सो स्मोकिंग लीड्स टू अ 7 times इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, और कैंसर मुंह का, गले का, थ्रोट का, सारे कैंसर्स होते हैं। अल्कोहल से पूरे जीआई सिस्टम, आपका ईसोफेगस, इंटेस्टीन, मुंह का कैंसर, सारे कैंसर्स प्रोन होते हैं। और मैं सब लोगों को यही बोलती हूँ कि अगर आप लोग स्मोकिंग और अल्कोहल साथ में कर रहे हैं तो रिस्क इज नेवर 7+3, इट इज़ नॉट 10 times, इट इज़ 7 into 3 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव, 21 times रिस्क बढ़ जाता है। तो दोनों चीज़ें साथ में तो करनी नहीं चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले स्मोकिंग या अकेले आपको अल्कोहल लेनी है। दैट इज़ ऑल्सो ग्रुप 1 कार्सिनोजन। ग्रुप 1 कार्सिनोजन मतलब हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है कि ये प्रूवन फैक्टर्स हैं जो कैंसर कराते हैं फ्यूचर में। डॉक्टर वर्तिका, आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल लोगों का बदल गया है, हम देखते हैं लेट मैरिजेस, लेट प्रेगनेंसी, क्या ये भी एक वजह आप कैंसर की देखती हैं? देखिए, भगवान ने हमें कैसे बनाया? भगवान ने हमें पीरियड्स, हमें 11-12 साल से पीरियड्स आ जाते हैं। 18 years इज़ द लीगल एज ऑफ मैरिज। जितना यंग बच्चा होता है उतना आपका ओवम हेल्दी होता है। जैसे जैसे आप एज होते हैं आपके ओवम की क्वालिटी ख़राब होती जाती है। दैट इज़ वाई जब हम देखते हैं कि जो लोग कोशिश करते हैं लेट एजेस में कंसीव करने की, उनको मुश्किल भी होता है। तो प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसीज़ और नो प्रेगनेंसीज़ वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट के कैंसर का। फिर दूसरी चीज़ जो मैं बताऊं, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना, वो भी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट के कैंसर का। तो ब्रेस्ट प्रेगनेंसीज़ होना, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ होना, जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ होंगी उतना ज़्यादा आपको ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं अपने बच्चे को, वो अपने आप में एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि भगवान ने वो एक नॉर्मल जो हमारी फिजियोलॉजी बनाई है वो उसी के लिए बनाई है। ब्रेस्ट का काम, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर ब्रेस्ट। मैमरी ग्लैंड्स बोला जाता है उनको, दूध पिलाने वाले वो हैं। सो वो अलग बात है कि जो लोग नहीं करवा पाते, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आजकल बातें उठती हैं कि हाँ दिस इज़ आवर चॉइस, आवर बॉडी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस चीज़ का जो काम है
वो उसके लिए बनाई गई है। जब उस चीज़ को, उस ऑर्गन को वो काम नहीं करने दिया जाएगा तो डिसफंक्शन होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव इन ब्रेस्ट कैंसर। लेट प्रेगनेंसीज, लेस प्रेगनेंसीज, नो प्रेगनेंसीज, नल्ली पैरस जिसको बोला जाता है, वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का। देन हम बोलते हैं कि 2 प्रेगनेंसीज के बीच में कितना गैप था। जितना ज़्यादा गैप होगा प्रेगनेंसीज के बीच में, उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ये सारे अपने आप में फैक्टर्स हैं। पैक्ड फूड यूजुअली हम आजकल के बच्चों को देख रहे हैं, या जिस तरह का हम सभी का लाइफस्टाइल हो गया है, पैक्ड फूड को हम बहुत ही ज़्यादा अपनी रूटीन में ले आए हैं या उस पर ट्रस्ट करने लगे हैं। क्या हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? क्या ये कैंसर का एक बड़ा कॉज हो सकता है डॉक्टर वर्तिका? अभी देखा जा रहा है, बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं जिसमें देखा गया है कि फीमेल्स हु आर लेस देन 40 एंड ऑल्सो यंग बच्चे हम देख रहे हैं जिनमें कोलोन का कैंसर बढ़ गया है, आंतों का कैंसर बढ़ गया है। उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉज जो लिंक किया जा रहा है वो है प्रोसेस्ड फूड, जो हम मार्केट से पैकेज्ड फूड खरीदते हैं। सो दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड। कैसे पता चले कि कैंसर अब पनपने लगा है शरीर में? अभी हम दोनों जब बात भी कर रहे थे तब आपने इस बात का जिक्र किया कि कोई भी बीमारी एकदम से नहीं होती, आपकी बॉडी उसके सिग्नल्स देती है, वार्निंग्स देती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वो किस तरह के सिग्नल्स होते हैं? स्टार्टिंग विद आपको स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जब मैं गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रही थी तो मेरे पास स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट ज़्यादा आते थे। अब मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गई हूँ और दिल्ली एनसीआर में आ गई हूँ, सो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कैंसर ज़्यादा हैं। रीज़न, हम लोग ज़्यादा अवेयर हैं, अपनी ज़्यादा टेक केयर कर रहे हैं, रेगुलर हम चेकअप्स कराते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। सो वन एस्पेक्ट इज़ कि प्रिवेंशन, आप रेगुलर अपना चेकअप कराइए। दूसरा, आपकी बॉडी आपको क्या सिम्टम्स दे रही है। एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है वेट लॉस। अगर आपको अनइंटेंशनल वेट लॉस है, अनइंटेंशनल मतलब कि आपने डाइटिंग नहीं की है या किसी रीज़न की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से आपको वेट लॉस नहीं हुआ है, सो इट इज़ अनइंटेंशनल वेट लॉस। अगर 10% है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, इट इज़ कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट वेट लॉस, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। देन डिपेंडिंग अपॉन क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुंह का कैंसर है तो मुंह में छाले हैं जो कि भर नहीं रहे हैं, ओके। यूरिन का, पेशाब के रास्ते का कैंसर जैसे हम बोलते हैं, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, यूरिन चेकअप में आरबीसीज आ रहे हैं, देन आपके लेट्रिन के रास्ते में, स्टूल में आपके ब्लड आया है, या फिर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन सिम्टम। कॉन्स्टिपेशन को लाइटली नहीं लेना है। यू हैव टू, कॉन्स्टिपेशन डज नॉट मीन कि आज स्टूल नहीं हुआ कल हो गया, दैट डज नॉट मीन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कि आपको 3 days तक लगातार स्टूल नहीं होता है, देन यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। देन लगातार पेट में दर्द रहना, भूख ना लगना, ईसोफेगस के कैंसर का सिम्टम होगा कि आप खाना खा रहे हैं, आप उसको निगल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ फंस रहा है गले में, या आपको लगातार बर्पिंग होती रहती है, उस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं। देन सम कैंसर्स कैन बी साइलेंट, जैसे ओवेरियन कैंसर। देन ओवेरियन कैंसर के अलग तरीके हैं, लक्षण हैं, जैसे आपको ब्लोटिंग होगी, आपका पेट फूलने लगेगा, या फिर आपको वेट लॉस होगा, सो दोज काइंड ऑफ सिम्टम्स। ब्रेस्ट कैंसर का तो पता ही है, आपको ब्रेस्ट में गांठ फील हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, सर्वाइकल मीन्स बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, तो आपको अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, देन सर्वाइकल कैंसर कैन बी देयर। जिस लम्ब का आपने बात किया, गांठ जिसे यूजुअली हम लोग बोलते हैं, क्या हर गांठ कैंसर होती है? और क्या फीमेल्स को स्पेशली अपनी ब्रेस्ट का चेकअप कराते रहना चाहिए, जिसे हम मैनुअल चेकअप भी बोलते हैं? क्या नहाते हुए या कैसे भी फीमेल्स अपना चेकअप खुद कर सकती हैं मैनुअली? क्या इसकी ट्रिक हो सकती है डॉक्टर वर्तिका? सो बेसिकली ब्रेस्ट के लिए द गाइडलाइन सेज कि एक होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो एज अ फीमेल आपको हर महीने अपना करना ही है। और वो करना कैसे होता है, यू हैव टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट विद द फ्लैट ऑफ योर हैंड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर ब्रेस्ट एंड यू हैव टू palpate in all the quadrants like a clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, सारे clock में, और निपल के पीछे फील करना ना भूलें, and also don't forget to press your nipple। इसके सिवा अगर आपको बगल में यानी एक्जिला में गांठ जैसा कुछ लग रहा है, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स ब्रेस्ट कैंसर। सो वन इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि आप खुद कर सकते हो। अनदर एस्पेक्ट इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जब आपको हर 3 से 6 महीने पे आपको डॉक्टर के पास जाके अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना है। अनदर एस्पेक्ट इज मैमोग्राफी।
मैमोग्राफी कौन सी फीमेल्स को कराना है? मैमोग्राफी जब आप 40 साल से ऊपर हो जाते हैं तो हर फीमेल को एक मैमोग्राफी कराना चाहिए हर साल। एवरी ईयर एनुअल मैमोग्राफी इज रेकमेंडेड। वो कौन सी गलतियां आप मानती हैं जो सबसे बड़ा रीज़न या कारण बनती हैं कैंसर का, और हम उसे अपनी डेली रूटीन में फॉलो कर रहे होते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली? सो इंटेंशनली तो मैं तो देखती हूँ, नाउ दैट आई एम दिल्ली एंड गुड़गांव, आई सी पीपल क्रॉपिंग अप। हर सैटरडे नाइट को मैं यहाँ तो देयर इज ओपन वाइन एंड ब्रूरी शॉप्स एंड पब्स, तो youngsters are cropping up, they are full of, हिंदी में बोलना है ना, सो ये सारी ब्रूरीज और कैफ़ेज़ भरे पड़े हैं बच्चों से, यंग बच्चों से, और इवन अडल्ट्स ऑल्सो, एंड ओपनली पीयर प्रेशर में ड्रिंकिंग चल रही है। सो वी नो अल्कोहल एक ग्रुप 1 कार्सिनोजन है। ग्रुप 1 जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ग्रुप 1 मीन्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इनसे लॉन्ग टर्म में कैंसर होता है। ओके, सो ये एक बहुत बड़ी गलती चल रही है। दूसरा, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को हम बहुत लाइटली ले रहे हैं। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है लंग के कैंसर होने का। तो पीएम पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 होता है, दे आर सो माइन्यूट, वो आपके लंग के एल्वुलाई में जाके आपके लंग को डैमेज करता है। सो इन द फ्यूचर लंग को कांस्टेंट डैमेज होगा, इट कैन इन द फ्यूचर लीड टू लंग कैंसर। So these are a few factors। फिर unintentionally हम जो खा रहे हैं, ओके, प्रोसेस्ड फूड की, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की जो बात चल रही है आजकल, मार्केट से ख़रीदा हुआ खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। ट्राई जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए। क्या आपको ये भी लगता है डॉक्टर वर्तिका, जो लोग बाहर खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं उनके लिए भी ये खतरा बहुत ज़्यादा होता है? क्योंकि तेल को लेकर अक्सर कहा जाता है कि जो तेल हम लोग खाने में यूज़ करते हैं वो एक बहुत बड़ा कॉज कैंसर का हो सकता है। हाँ, फ्राइड फूड अवॉइड करना है, क्योंकि जो ऑयल बाहर यूज़ हो रहा है मार्केट में, वो किस तरह से यूज़ हो रहा है, उसको बार बार किसी ऑयल को यूज़ करते हैं, तो दैट बिकम्स हार्मफुल। तो किस तरह का ऑयल यूज़ हो रहा है वो हमको नहीं पता। तो रेगुलरली बाहर खाना अवॉइड करना है, बट वंस इन अ वाइल आप अच्छी जगह पे, क्लीन जगह पे जाके आप खा सकते हो। वर्तिका जी, क्या लगता है जो बच्चे यूजुअली बहुत ज़्यादा चिप्स खाते हैं या फिर मोमोज खाते हैं, क्या ये उनके लिए हेल्दी होता है? मेरे हिसाब से खाने के इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक करके देखना चाहिए। चिप्स हाँ डेफिनेटली अनहेल्दी हैं, क्योंकि वो किस तरह के ऑयल में कुक हो रही हैं। पोटैटो विच इज़ डीप फ्राइड एंड ऐसे ऑयल में जो बार बार यूज़ हुआ है, इट इज़ डेफिनेटली हार्मफुल, वो आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, मोमोज़ को मैं अनहेल्दी नहीं कहूँगी। रीज़न बीइंग कि अगर आप इंडियन स्नैक्स को ब्रेक डाउन करें, आप समोसा, कचौड़ी और जलेबी, या फिर आप जो नाश्ता ये पूड़ी, आलू, इनसे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी मैं मानती हूँ मोमोज़ को, क्योंकि इट इज़ स्टीम्ड एंड उसमें वेजिटेबल्स होती हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई फाइंड इट हेल्दी। हाँ, किस जगह से खा रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अच्छी जगह से खा रहे हैं तो मोमोज इज़ अ हेल्दी स्नैक अकॉर्डिंग टू मी। डॉक्टर वर्तिका, जिस तरह का अब हम सभी लोगों का लाइफस्टाइल है, जिसमें इतना स्ट्रेस, डिप्रेशन, वर्क प्रेशर, क्या ये सब चीज़ें भी कैंसर का कॉज होती हैं? देखिए, डायरेक्टली नहीं बोलूँगी मैं। डायरेक्टली ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है कि वर्क प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से किसी को कैंसर हो गया, वो ग्रुप 1 कार्सिनोजन है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको ओबेसिटी, आप मोटे होने का रिस्क होता है, क्योंकि आप अनहेल्दी खाना खाते हैं। देन उसकी वजह से आप अल्कोहल और स्मोक कर सकते हैं, उसकी वजह से आप ठीक से रात में सोएंगे नहीं, आप और स्ट्रेस को प्रेसिपिटेट करता है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्टली तो वो रिस्क फैक्टर नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर आपकी उसकी वजह से हैबिट्स अनहेल्दी हो रही हैं, यस, वो रिस्क फैक्टर हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर को लेकर जिस तरह की वैक्सीन आजकल चर्चा में है, कुछ लोग उसे ये बता रहे हैं कि वो आपको सेहत देने की बजाय बल्कि आपकी सेहत को बिगाड़ भी रही है। ये कितना सही है और क्या उस वैक्सीन को लगवाना चाहिए? बिल्कुल लगवाना चाहिए। दिस इज़, हमारे पास कैंसर की जो प्रिवेंटिव वैक्सीन्स हैं अभी तक सिर्फ 2 ही हैं,
एक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, जो कि फ्यूचर में हेपेटाइटिस बी आपको होता है तो फ्यूचर में लिवर कैंसर का रिस्क होता है, तो एक वो वैक्सीन है जो कि आपको बचपन के इम्यूनाइजेशन में लग जाती है, और जिनको नहीं लगती है वो कैचअप इम्यूनाइजेशन में आप लगवा लेते हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जो अब आई है वो एचपीवी वैक्सीन है। अब यानी है तो मार्केट में बहुत टाइम से, लेकिन अब प्रमोट की जा रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब हमारे पास एम्पल ऑफ एविडेंस है कि उससे सर्वाइकल यानी बच्चेदानी का कैंसर नहीं होता। और ये सिर्फ हम इसको बोलते सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, लेकिन ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से आपको नहीं बचा रही है। ये मेल्स में मुंह के कैंसर, मेल्स और फीमेल्स दोनों में मुंह के कैंसर, ओरल कैंसर्स या लैरिंक्स का कैंसर से बचाती है, और साथ में इंटेस्टीन्स या आपकी आंतों के कैंसर से बचाती है। तो ये एक ऐसी वैक्सीन है जिससे एक नहीं 3-4 कैंसर्स आप 3-4 टाइप के कैंसर से बच रहे हैं, और इसके सिवा जो बिनाइन वॉट्स होते हैं उससे भी आपको प्रोटेक्ट करती है। सो प्रोटेक्शन रेट इज़ मोर देन 94%। डॉक्टर वर्तिका, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये इस वैक्सीन को यूजुअली फीमेल्स के लिए ही प्रमोट किया जा रहा है। क्या ये वैक्सीन मेल्स भी लगवा सकते हैं? ऐसा नहीं है, हम लोग तो बोलते हैं कि लगवाओ, अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव आया है जो फ्री वैक्सीनेशन लगाने का, गवर्नमेंट स्कूल में अभी उन्होंने 14 साल की बच्चियों से स्टार्ट किया है, जो कि मोस्ट प्रोन एज ग्रुप होता है। 14 साल के बाद देन यू बिकम अडल्ट। तो 14 साल की बच्चियों में इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो इसलिए हमको लग रहा है ये फीमेल वैक्सीन है। नहीं, मेल्स में भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अभी तक लोगों को ये ही नहीं पता था कि मुंह के कैंसर में भी एचपीवी का रोल है, लैट्रिन के रास्ते एनल कैंसर में भी एचपीवी का रोल है, और सर्वाइकल कैंसर में भी एचपीवी का रोल है। एक चीज़ और यहाँ पर जानना चाहूँगी, वो लोग जो यूजुअली पाइल्स इस तरह की प्रॉब्लम को समझते हैं, अगर उनको स्टूल के थ्रू ब्लीडिंग होती है, तो ये क्या एक्चुअल में पाइल्स ही होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि वो लोग पाइल्स की दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कैंसर भी है। जी बिल्कुल, ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस में देख लिया है। फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग मिसट्रीट होते रहते हैं जिनको लंबे समय से पाइल्स होता है, मींस लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, या लैट्रिन के रास्ते कोई घाव है जो भर नहीं रहा है। बाहर हो सकता है लोकल डॉक्टर, लोकल प्रैक्टिशनर, आप कैसे प्रैक्टिशनर पे जा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सो वो आपको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स देते रहते हैं, आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती, आपका घाव नहीं बढ़ता है, और पेशेंट्स हमारे पास 8-8, 10-10 महीने के बाद, 1-1 साल के बाद भी आते हैं। सर्जरी भी, कई पेशेंट्स सर्जरी भी करा चुके होते हैं पाइल्स की, एंड देन दे रियलाइज कि वो तो पाइल्स था ही नहीं, वो कैंसर था, लैट्रिन के रास्ते का या एनल कैंसर था। सो इस बारे में सतर्क रहें, एक अच्छे सर्टिफाइड डॉक्टर के पास आपको जाना है। इसी तरह के और वो कौन-कौन से कैंसर हैं डॉक्टर वर्तिका, जो व्यक्ति को लगता है कि ये दूसरी डिजीज़ है, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं, ये तो कॉज ऑफ कैंसर है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊंगी कि खांसी, कफ। सो अगर परसिस्टेंट कफ है उसको मत दबाइए, डॉक्टर के पास जाइए। इट कैन बी अ कॉज ऑफ लंग कैंसर। मुंह में छाले हैं जो कि भर नहीं रहे हैं, नॉर्मल छाले हो सकता है ना हो, कैंसर का लक्षण हो। और बात करें हेडेक्स की, हम हेडेक्स को अक्सर ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो एक ब्रेन कैंसर का संकेत दे सकता है। फिर कई फीमेल्स डर के मारे ब्रेस्ट की गांठों को छुपाती रहती हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको ब्रेस्ट में अल्सर है, कोई ज़रूरी नहीं है गांठ हो, ब्रेस्ट में कोई घाव है, निपल के ऊपर कोई अल्सर है, निपल के ऊपर खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर एक सुपरफिशियल एब्रेजन भी बन गया है, वो भी कैंसर का संकेत है। या फिर आपके पैर में या कहीं पर भी बॉडी में एक ऐसा घाव है जो कि भर ही नहीं रहा है, लॉन्ग टाइम हो गया है, वो कैंसर की तरफ इशारा कर सकता है। कैंसर में क्या थायराइड और शुगर, क्या ये रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुगर से कैंसर होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है। शुगर से कैंसर नहीं होता है। हर चीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप एक्सेस में कंज्यूम करेंगे, भले ही वो शुगर है, भले ही वो फैट्स हैं। कुछ लोग मैं देखती हूँ कि हाँ, ड्राई फ्रूट्स तो हेल्दी हैं, तो आप दिन में 10 से 15 बार आप ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे हो। आप पीपल से कि पीनट्स हेल्दी हैं, फिर मैं देखती हूँ लोगों मुट्ठी भर भर के आप पीनट्स खा रहे हो स्नैक्स में। सो everything in limits is healthy, anything in excess can harm you। तो सेम इज़ विद शुगर,
शुगर भी एक लिमिटेड अमाउंट में, अगर आप डेली ले रहे हो, चाय में आप 1 चम्मच चीनी ले रहे हो, उससे कैंसर नहीं हो जाएगा आपको। अब उसकी फिर जगह आप बाद में आप अनहेल्दी खाना खा रहे हो और चाय में चीनी नहीं ले रहे हो, सो उससे कोई कुछ आपको उल्टा नुकसान ही होगा। वो लोग, हालांकि आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया डॉक्टर वर्तिका, वो लोग जिनका लाइफस्टाइल में रात को लंबे समय तक जागना है, सुबह देर से उठना है, क्या ये सर्कल कहीं ना कहीं इस तरह की डिजीज़ को प्रमोट करता है? प्रमोट कर सकता है। अगर आप रात में लेट से सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, फिर पूरे दिन आप क्या लाइफस्टाइल आप बिता रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। पूरे दिन आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप एक्टिव हो, आप वर्किंग हो, आप वर्कआउट्स कर रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, इट वर्क्स। लेकिन अगर आप पूरे दिन पूरी रात नहीं सो के फिर आप डिप्रेशन में हो, आप स्मोकिंग, अल्कोहल, फिर अनहेल्दी खाना खा रहे हो, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके आपको कैंसर करवा सकता है। कैंसर ही नहीं, और भी डिजीज़ेज़ हैं, हार्ट की डिजीज़ेज़, ब्लड प्रेशर, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ बोलते हैं, सब हो सकती हैं। क्या ब्रा पहनकर सोना और टाइट कपड़े पहनकर सोना, दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कैंसर? ऐसा ब्रा का कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। आपको जिस कलर की ब्रा पहननी है, आपको जिस टाइप की ब्रा पहननी है, आपको जिस समय ब्रा पहननी है, रात में सोते समय, उठते समय आप पहन सकते हो। ब्रा का कैंसर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो टाइट कपड़े पहनने हैं, टाइट ब्रा पहननी है, रात में पहननी है, आप खुशी खुशी पहनो। आपका कंफर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील हो रहा है आप वो करिए। अगर जिन लोगों को मान लीजिए रात को ब्रा पहनने से घुटन होती है या वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, क्या तब उन्हें रिमूव करना चाहिए? हाँ, वही मैंने बोला, अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं किसी चीज़ में तो आप उसको बेशक रिमूव करिए, लेकिन उससे कैंसर हो जाएगा ये बहुत बड़ी अफवाह है, ये एक MYTH मिथ है। डॉक्टर वर्तिका, आजकल हम यूजुअली लोगों को देखते हैं जो लोग जिम करते हैं, जिम के साथ वो जिम सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रोटीन पाउडर कौन सा ले रहे हैं, आप कहाँ से खरीद रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है प्रोटीन पाउडर खरीदते समय। एक तो ब्रांड अच्छा होना चाहिए, सस्ता। अगर कोई प्रोटीन पाउडर आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि वो नकली है। तो इश्यूज जो बीच में उठे थे वो नकली सप्लीमेंट्स, नकली प्रोटीन पाउडर्स लेने की वजह से उठे थे कि उससे आपकी किडनी डैमेज हो रही थी। अगर आप जेन्युइन प्रोटीन पाउडर लेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होती है नॉर्मल वेजिटेरियन फूड से, तो यू नीड प्रोटीन सप्लीमेंट्स। इफ़ यू आर एबल टू, आप खाने से पूरी कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और दूसरे तरीके जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रोटीन पाउडर रियल है कि नहीं है, आपको डायरेक्ट वेबसाइट से प्रोटीन पाउडर ऑर्डर करिए। आप बीच में मिडिल मैन से नहीं लीजिए। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, हर प्रोटीन पाउडर के ऊपर एक होलोग्राम होता है, जिससे आप उसकी जेन्युइन वो प्रोटीन पाउडर है कि नहीं है, उसका बैच नंबर आप सब ट्रेस कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके। सो जेन्युइन प्रोटीन पाउडर जेन्युइन कंपनीज़ के आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, उससे किडनी हार्म नहीं होती है। दूसरा सप्लीमेंट जो बहुत कॉमन है यूथ में, वो है क्रिएटिनिन, विच इज़ अगेन अ वेरी हेल्दी सप्लीमेंट और मोस्ट स्टडीड, सबसे पढ़ा हुआ सप्लीमेंट है, जिससे कोई किडनी हार्म नहीं होता है। तो एक्सेसिव किसी, अगेन एंड अगेन आई कीप सेइंग, हर चीज़ का एक्सेस हार्मफुल है। एक स्कूप प्रोटीन पाउडर डेली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए या हाफ टी स्पून ऑफ क्रिएटिनिन आप लेंगे, उससे आपको कुछ भी हार्म नहीं होने वाला है। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर हेल्थ। डॉक्टर वर्तिका, अगर मैं सेक्स लाइफ की बात करूं तो वो कौन से मेथड्स हैं जो रिस्की हो सकते हैं कैंसर के लिए? फीमेल्स की बात करें तो हमारे देश में फीमेल्स अभी भी कई जगहों पे सप्रेस्ड रहती हैं। अगर फीमेल्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन या तकलीफ़ या ब्लीडिंग होती है तो आपको उसके बारे में बात करनी है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। आजकल युवाओं में हम देखते हैं कि एनल सेक्स एंड ओरल सेक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से एनल कैंसर यानी लैट्रिन के रास्ते का कैंसर या फिर मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया है। अगेन ये HPV एक वायरस होता है, उसकी वजह से होता है।
तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस तरह के आप मेथड्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आप जब भी यूज़ करते हैं आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है। ऑल्सो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करेंगे, बैरियर मेथड की बात कर रही हूँ मैं बेसिकली, तो अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए भी प्रोन हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में एक बहुत बड़ा फैक्टर है एड्स। तो एड्स वाले पेशेंट्स को भी जब कैंसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है। प्रेगनेंसी पिल्स ये फीमेल्स के लिए एक्चुअली कितनी सेफ है? जो लेटेस्ट प्रेगनेंसी पिल्स आई हैं, अभी जो लेटेस्ट जनरेशन प्रेगनेंसी पिल्स हैं, दे आर कम्प्लीटली सेफ, उससे कोई हार्म नहीं है। आप आराम से प्रेगनेंसी पिल्स कंज्यूम कर सकते हैं। देन अगेन इट इज़ योर चॉइस। अगर फीमेल नहीं लेना चाहती है प्रेगनेंसी पिल्स, आप बैरियर मेथड यूज़ करिए, ठीक है। तो जो भी आप कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी सेफ। प्यूबिटी को लेकर आजकल हर जगह सबसे ज़्यादा हम देखते हैं डिस्कशन हो रहा है। बच्चों में प्यूबिटी इतनी जल्दी हिट क्यों कर रही है डॉक्टर वर्तिका? इसके पीछे आप क्या रीज़न मानती हैं? देखिए, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, ओके, वो हम खाना कैसा खा रहे हैं, देन एक्सपोजर टू, बच्चों में आजकल मेकअप और परफ्यूम्स बहुत जल्दी एक्सपोजर हो रहा है क्योंकि इनमें एंडोक्राइन मिमिकर्स होते हैं जो कि आपके हार्मोन्स को मिमिक कर सकते हैं। तो एक वो फैक्टर हो गया। देन डाइट ऑफ कोर्स कि हम फैटी फूड और ये सब चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, अनहेल्दी फूड ज़्यादा खा रहे हैं। देन नॉलेज, अवेयरनेस चीज़ों की जल्दी आ रही है, लोग बच्चों को टीवी पे क्या कुछ नहीं देख रहे हैं, किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो एक फैक्टर नहीं है, ब्रेन डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो रहा है, मैच्योरिटी भी जल्दी आ रही है, डाइट भी उस हिसाब से हो रही है। देन एक्सपोजर टू कॉस्मेटिक्स, स्किन प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें मिल के ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारे बच्चे। ये मेन रीज़न बन गया है डॉक्टर वर्तिका। लेकिन हम देख रहे हैं, ये तो प्यूबिटी की मैंने आपसे बात की, कैंसर केसेस भी बच्चों में हम देख रहे हैं। बच्चों में क्या रीज़न हो सकता है, या वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जो पेरेंट्स को ख्याल रखने की ज़रूरत है कैंसर केस में? तो वैसे बच्चों में, जो छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, 5 साल से छोटे बच्चों में जो कैंसर्स होते हैं यूजुअली, 5 से 10 साल के बच्चे, हाँ, तो बच्चों में कैंसर्स यूजुअली जेनेटिक या म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। उसमें ऑब्वियस कॉजेज़ जो कैंसर के जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो नहीं होते हैं। जब हम प्रिवेंटेबल कॉजेज़ की बात करते हैं तो वो जो आप बचपन से बच्चे को डाइट दे रहे हैं वो अल्टीमेटली 20 साल के बाद उनको अफेक्ट करेगी। तो आपने बचपन से बच्चे को शुगर दी तो वो ओबेसिटी की तरफ गया, बचपन से बच्चे की लाइफस्टाइल सीडेंट्री हुई तो वो ओबेसिटी की तरफ गया। ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो मैंने आपको बताया कि कोलोन का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, या फिर ब्रेस्ट का, बच्चेदानी यूट्रस का कैंसर, ये सारे कैंसर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोटापा, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल और पीसीओडी। तो ये सारे कॉजेज़ अक्यूमुलेट होते हैं 10-15 साल तक, और फिर हमारे यंग बच्चों को कैंसर करा रहे हैं। पीसीओडी या पीसीओएस, ये भी क्या कहीं ना कहीं सिम्टम्स हो सकते हैं कैंसर के? पीसीओडी को कई लोग बहुत लाइटली लेते हैं, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि पीसीओडी है उनको। पहली बात तो पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ अब नाम बदल गया है, इट इज़ नो मोर पीसीओडी, उसका नाम हो गया है पीएमओएस, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीएमओएस। यानी पॉली एंडोक्राइन मीन्स एक एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्ट नहीं हो रहा, आपकी पूरी बॉडी के सारे सिस्टम्स अफेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से। रीज़न क्या है? अगेन आपकी हेल्थ, आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आप कितने एक्टिव हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा डेविल है, मैं बोलूँगी, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, वो फिर आपकी हर चीज़ को अफेक्ट करता है, आपके वेट लूज़ करने की टेंडेंसी को भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि डाइट और वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ऑर्गन नहीं अफेक्ट हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाइफस्टाइल कैंसर्स, जो मैं बार बार नाम ले रही हूँ, ये 4-5 कैंसर्स में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये मोटापा और आपकी डाइट इनको प्रीडिस्पोज कर सकती है। अगर मैं यहाँ बात करूँ डॉक्टर वर्तिका, उन महिलाओं की जिन्हें यूजुअली सेक्स के दौरान बहुत दर्द होता है या ब्लीडिंग होती है, क्या इसका भी कुछ रिलेशन कैंसर से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ कैंसर से ही नहीं।
और भी बहुत सारी कारणों से सेक्स के दौरान पेन हो सकता है। इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्पेरियूनिया। कई फीमेल्स में तो वैसे ही वजाइनिस्मस की वजह से व्हेन यू स्टार्ट हैविंग सेक्स इन योर इनिशियल ईयर्स पेन हो सकता है, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे फियर चला जाता है तो दर्द भी चला जाता है। और अगर दर्द नहीं जाता? तो कारण बहुत सारे हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, आप अपने आप को एंडोमेट्रियोसिस के लिए इवैल्यूएट करिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं, आपको अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर उसके साथ आपको पस डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग, बदबू आने वाला डिस्चार्ज आ रहा है या सफ़ेद रंग का मवाद आ रहा है, पस आ रहा है, तो आप इवैल्यूएट करवाइए। तीसरा एंडोमेट्रियोसिस मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी हो सकती हैं, यूरिन इन्फेक्शन, बच्चेदानी के रास्ते के इन्फेक्शन की वजह से आपके पेल्विस में इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि इस तरह का दर्द ला सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से जाके आप डिस्कस करिए अपने। कुछ लोगों को हम देखते हैं बार बार यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, या फिर उन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी यूरिन इन्फेक्शन होता है। देखिए, जल्दी जल्दी यूरिन, पहले तो आपको कॉज रूल आउट करना है। हाँ, तो कॉज आप रूल आउट करते हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या फिर आपका कैफ़ीन इंटेक, कॉफ़ी इंटेक, चाय इंटेक ये बहुत ज़्यादा है, तो वो एक नेचुरल कारण हो सकता है कि आपको बार बार यूरिन करने जाना पड़ रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यूरिन इन्फेक्शन है, अगर आपको प्रोस्टेट के इश्यूज़ हैं, अगर आपको ब्लैडर के इश्यूज़ हैं, तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन करने जाना पड़ सकता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कैंसर का संकेत है। कौन से चेकअप आपको लगता है आज के हमारे लाइफस्टाइल को देख के लोग यूजुअली हेल्थ चेकअप तो करा लेते हैं, कई तरह के ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट जो आप प्रिस्क्राइब करेंगी, आप बताना चाहेंगी कि हमें भाई 4 से 6 महीने में करा लेने चाहिए, हो सकता है कि इन ब्लड टेस्ट में कुछ बड़े कॉजेस निकल कर आ जाए? सो ब्लड टेस्ट पर्टिकुलरली तो नहीं है जिनसे आप कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनसे आप कैंसर को पकड़ सकते हैं, लेकिन वो अर्ली स्टेज में कभी भी काम नहीं करेंगे। जैसे सीरम सीईए मार्कर है कोलोन कैंसर का, ऐसे ही पैंक्रियाज और सीबीडी के कैंसर्स के CA 99, CA 125 ओवेरी के कैंसर का मार्कर है। तो ये कैंसर के मार्कर्स तो हैं हमारे पास, लेकिन ये कैंसर के मार्कर्स जब कैंसर एडवांस हो जाता है तब ये बढ़ते हैं। तो एनीवेज ये मार्कर्स तो आप करवा ही सकते हैं, बट इनसे कैंसर कभी भी अर्ली स्टेज में ये मार्कर्स इतने बढ़ते ही नहीं है कि आपका कैंसर पकड़ा जाए। दूसरी चीज़, कौन से टेस्ट, आप मेल्स में एक सीरम PSA टेस्ट होता है जो कि 50 साल के बाद आपको कराना पड़ता है, जिससे आप प्रोस्टेट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रोस्टेट यानी जो मेल्स में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसका कैंसर। फीमेल्स में आपको पैप स्मीयर हर 3 साल पे, वंस आप 21 साल से ऊपर हो जाते हैं एक बार आप, उसके बाद आपको हर 3 साल पे ये पैप स्मीयर टेस्ट होता है, वो आपको कराना पड़ता है, जिससे आप सर्वाइकल कैंसर का रिस्क हम पकड़ सकते हैं या HPV के इन्फेक्शन का रिस्क हम पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, मैमोग्राफी, ये प्रूवन टेक्निक है जिससे आप ब्रेस्ट के कैंसर को पकड़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आप 40 साल से ऊपर की महिलाओं में करानी चाहिए, उससे कम की उम्र की महिलाओं में कैंसर का रिस्क भी कम होता है, और दूसरी चीज़ उनमें मैमोग्राफी काम भी नहीं करती है। पीरियड्स के दौरान हम यूजुअली देखते हैं कि बच्चे पेन किलर्स ले लेते हैं, ये कितना सेफ है? पीरियड्स के दौरान पेन किलर्स बल्कि लेने चाहिए, मैं तो बिल्कुल इसके फेवर में हूँ। मैं स्कूल टाइम से देखती आ रही हूँ कि फीमेल्स जो मेरी कोलीग्स होती थी वो बेहोश हो जाती थी दर्द में, लेकिन पेन किलर नहीं लेती थी। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी ने मना किया है। पता नहीं कौन से डॉक्टर से मिल के आती थी वो, मुझे नहीं पता। तो आराम से आप दिन में तो 2 से 3 बार, मैक्सिमम 4 टाइम्स आप पेन किलर ले सकते हो। कॉमनली जो यूज़ होता है मेफ्टाल स्पास, सुपर स्पास या ड्रोटिन, जो भी आपको सूट करता है, जिससे आपको एलर्जी रिस्क नहीं होता है, आप आराम से ले सकते हैं। उससे किडनी या लिवर डैमेज नहीं होता है। हाँ, कोई भी चीज़ एक्सेस में आप ले रहे हो तो वो बिल्कुल हार्म करती है। अगर पीरियड्स में मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन किसी को दर्द होता है, 2 से 3 दिन में 2 से 3 बार पेन किलर लेने से कोई भी नुकसान नहीं है। तो मैं तो इनफैक्ट, मुझे ये नहीं पसंद है कि पीरियड्स में कोई बिस्तर पे पड़ा रहे। आप पीरियड्स में दवाइयाँ लो, पेन किलर लो, आई मीन टू से, एंड स्टे एक्टिव। आप बाहर जाओगे, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे। एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स अपने आप पेन को कम करते हैं।
तो 1-2 पेन किलर लेके आप बाहर, इनफैक्ट अब तो आई एम प्रो कि आपको वर्कआउट भी करना चाहिए पीरियड्स के दौरान। ऑब्वियसली हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है, अगर आप नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन आप आराम से वर्कआउट, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी का वॉक करना, ट्रेडमिल करना आप आराम से कर सकते हो। एक बहुत खास सवाल आपसे लेना चाहूँगी डॉक्टर वर्तिका, वो पेशेंट जो कैंसर के हैं, उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस अपनी ट्रीटमेंट के दौरान रखनी चाहिए? तो एक बहुत बड़ा मिथ मार्केट में चल रहा है कि कैंसर का पेशेंट है तो वो शुगर ही खाना बंद कर दे। कोई अलग ही टाइप की डाइट प्रमोट की जा रही है कि उनको शुगर नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बेसिक कंप्लीट डाइट जिसको हम बोलते हैं वो लेनी चाहिए। ऑब्वियसली डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, हेल्दी फैट्स होने चाहिए और सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपकी बॉडी को, क्योंकि कैंसर सेल्स को ही नहीं, आपके नॉर्मल सेल्स को भी शुगर चाहिए होती है। अगर आप शुगर ही डाइट से एलिमिनेट कर देंगे तो आपकी बॉडी उस लायक ही नहीं रह जाएगी कि आप कैंसर का ट्रीटमेंट झेल पाओ। तो कैंसर के जो ट्रीटमेंट होता है वो आपके कैंसर के सेल्स को टारगेट करता है और साथ में नॉर्मल सेल्स को भी टारगेट करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर लॉस होते हैं, आपको हाथों में टिंगलिंग, नमनेस और ये सारे इश्यूज हो सकते हैं, आपके ब्लड काउंट्स कम होते हैं। तो ऑलरेडी आपकी बॉडी इतना फाइट कर रही है और ऊपर से आप उसको न्यूट्रिशन से डिप्लीट कर रहे हो, ये कहीं के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का तो उस दौरान आपको कोई भी शुगर या मीठा एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक डाइट, हेल्दी डाइट लेना है आपको। ट्रीटमेंट के दौरान वो कौन सी आपको लगता है परेशानियां हैं हर पेशेंट फेस करता है और उसको लेके हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है? तो एक हेयर लॉस कि बाल चले जाएंगे, ये सबसे बड़ा डर होता है लोगों में, बट वो बाल वापस आ जाते हैं। ठीक है, पहले तो लाइफ से लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ ठीक रहेगी तो बाल भी आ जाएंगे। और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे सेंटर्स आ गए हैं कि आपको आर्टिफिशियल विग्स बना के, कई यंग फीमेल्स मेरे पास आती हैं कैंसर ट्रीटमेंट पे और वो हंसते हंसते मुझे दिखाती है, मैम देखो आज मेरा ये वाला हेयर स्टाइल है, एंड मुझे पता चलता है वो विग पहनी हुई है, एंड अच्छा लगता है देखकर, मुझे मोटिवेशन आता है कि हाँ मेरा पेशेंट इतना हैप्पी है। तो एक है ये डर होता है उनके अंदर। दूसरा होता है कि हम कीमोथेरेपी झेल नहीं पाएंगे। हमेशा ऐसा नहीं होता, हर एक की कीमोथेरेपी झेलने की क्षमता अलग होती है। कई लोग तो एकदम नॉर्मली कीमोथेरेपी झेल जाते हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हाँ उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस भी हैं हमारे पास। और धीरे धीरे इम्यूनोथेरेपीज़ आ गई हैं, कार्ट थेरेपीज़ आ गई हैं, बहुत सारी एडवांस थेरेपीज़ आ गई हैं। तो अगर आपकी बॉडी उन इम्यूनोथेरेपी और इन सब ट्रीटमेंट्स के लिए सेंसिटिव है तो हमेशा कीमोथेरेपी इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, इम्यूनोथेरेपीज़ भी आ गई हैं। डॉक्टर वर्तिका, हम देखते हैं कि कुछ केसेस में पीरियड्स के दौरान भी लोग सेक्स करते हैं, ये कितना सेफ है और क्या ये कहीं ना कहीं कैंसर से रिलेट करता है? नहीं, कैंसर से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है। हाँ, पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ते हैं, क्योंकि आपका जो वजाइनल एरिया है उस समय उसका पीएच भी चेंज हो जाता है, इट बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस। तो अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको हाइजीन मेंटेन करनी है और आपको इन्फेक्शन ना हो बच्चेदानी के रास्ते का, उस बात का ध्यान रखना है। कैंसर से उसका कोई लेना देना। जो मैं बात कर रही थी बार बार ओरल कैंसर की, तो जो लोग ये एक पार्ट ऑफ ओरल सेक्स ही हुआ। अगर उससे आप एचपीवी इन्फेक्शन आपके कांटेक्ट से ही होता है, तो अगर आप वजाइना एरिया को आप लिक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके मुंह में एचपीवी का रिस्क बढ़ रहा है। यही एक आजकल के यंग मेल्स में मुंह के कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं भी कर रहे हैं और अगर आप ये अनयूजुअल मेथड्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज़ कर रहे हैं तो यस, उससे आपको ओरल कैंसर के लिए आप प्रोन हैं। इन ऐसे लोगों के लिए एचपीवी वैक्सीन, यानी जिसको हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी बोलते हैं और हम सोचते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से ही प्रिवेंट करती है, ये नहीं, आपको मुंह के कैंसर से भी प्रिवेंट करेगी, लैट्रिन के रास्ते एनल कैंसर से भी प्रिवेंट करेगी वो वैक्सीन। पीरियड्स के दौरान आप कुछ ऐसे कौन से अनयूजुअल सिम्टम्स देखती हैं जो आपको कहीं ना कहीं ये कैंसर कॉजेस का एक इंडिकेशन देते हैं?
पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी, मेनोपॉज के बाद भी, तो कुछ सिम्टम्स मैं बताती हूँ। जैसे मेनोपॉज यानी आपके पीरियड्स ख़त्म हो गए, उसके बाद आपको स्पॉटिंग हो रही है या पीरियड्स हो रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है, इट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर। दूसरा, 2 पीरियड्स के बीच में अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी 2 पीरियड्स साइकिल के बीच में आपको पीरियड्स हो रहे हैं। तीसरा, अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, कोई टाइम ही नहीं है, कभी भी पीरियड्स हो जा रहे हैं। चौथा, अगर आपको पीरियड्स के दौरान ही बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है। और पांचवा, सेक्स के दौरान ब्लीडिंग होना। अगर आप पीरियड्स पे नहीं हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये कितना नॉर्मल या ख़तरनाक है? पीरियड्स के दौरान 2 से 3 दिन दर्द तो सब मोस्टली फीमेल्स को होता है, लेकिन अगर वो दर्द पेन किलर लेने से चला जाता है तो इट इज़ ओके। लेकिन अगर पेन इतना सीवियर है कि आपकी नॉर्मल लाइफ को इतना अफेक्ट कर रहा है, तो फिर हो सकता है आपको गायनेकोलॉजिकल कोई इशू हो, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इन सब की तरफ संकेत कर सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से आप ज़रूर मिलिए। मोबाइल हम सबके जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया है, क्या ये भी कहीं ना कहीं कैंसर सेल्स को ट्रिगर करता है? नहीं। जो मोबाइल की रेडिएशंस होती हैं नॉन हार्मफुल होती हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं वो कैंसर करवाती हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से कोई हार्म नहीं। आप इन दोनों ही रेडिएशंस को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? बेसिकली रेडिएशंस 2 तरह के होते हैं, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशंस मींस कि वो आपके एटम्स पे जाके उनको डैमेज कर सकते हैं और वो आपके डीएनए को म्यूटेट करके उसमें म्यूटेशंस ला सकते हैं, हेंस वो कैंसर करा सकते हैं। नॉन आयोनाइजिंग मींस कि वो आपके डीएनए को डैमेज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उससे कोई हार्म नहीं है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस में जैसे कि आपके सीटी स्कैन से जो रेडिएशंस होती हैं, आपके एक्सरे से जो रेडिएशंस होती हैं, वो आयोनाइजिंग होती हैं, बट उनका डोज बहुत कम होता है और वो सेफ्टी लिमिट्स में होता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो कि आपकी माइक्रोवेव में होती हैं, फ़ोन की होती हैं, ईयरफोन्स, एयरपॉड्स की जो रेडिएशंस होती हैं, वो सब नॉन आयोनाइजिंग, नॉन हार्मफुल, एकदम सेफ होती हैं। अगेन टू पॉइंट दिस आउट कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरे और सीटी स्कैन की रेडिएशंस ऑल्दो आयोनाइजिंग होती हैं, बट दे आर वेल विद इन द सेफ्टी लिमिट्स, जिससे कैंसर होता है। तो कम से कम आपको 100 सीटी स्कैन्स, 100 एक्सरेज कराने पड़ेंगे, उतना हैवी रेडिएशंस रिसीव करने के लिए, जिससे आपको कैंसर हो सकता है। थैंक यू वर्तिका। डॉक्टर वर्तिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में आने के लिए, समय निकालने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट में की गई सारी बातचीत आपके लिए अलार्मिंग भी होगी और नॉलेजेबल भी होगी। और अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं या फिर बॉडी सिग्नल्स को ध्यान नहीं देते, हर चीज़ को लाइटली लेते हैं, तो ये बातचीत उन तक ज़रूर पहुंचाइए। जल्द होंगी आपसे रूबरू एक और नए गेस्ट के साथ। होंगी बहुत सारी बातें जो जुड़ी होंगी आपकी ज़िंदगी से। नमस्ते।